हेलो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी के पार्ट 4 में हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स या फिर डोट्स थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री, इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम है, कब लॉन्च हुए थे, वो सब देखेंगे हम लोग। फिर फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग्स कौन कौन सी होती है उनको देखेंगे, ट्रिक से इसको समझेंगे, उनका डोज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और रूट क्या होता है वो भी समझेंगे। उस साथ में जो है साइड इफेक्ट भी देखेंगे। इनसे रिलेटेड काफ़ी बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ओल्ड और न्यू रेजिमेन जो होता है डोट थेरेपी का, वो भी हम लोग समझेंगे। तो ये सभी पॉइंट जो है आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस की। तो टीबी एक क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज होती है जिसके अंदर लंग्स के अंदर जो होते हैं ग्रेनुलोमाज बन जाते हैं, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक बेसिलाई जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। एसिड फास्ट बेसिलाई का मतलब होता है जिसकी सेल वॉल जो होती है माइकोलिक एसिड की बनी होती है, वो एसिड फास्ट रिएक्टिविटी को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एसिड फास्ट ट्रेनिंग को आप लोग पढ़ सकते हैं। देन इट इज ऑल्सो नोन एज कंजप्शन डिजीज और कोच डिजीज। कंजप्शन डिजीज क्यों बोला जाता है टीबी को? क्योंकि इसमें अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो जाता है पेशेंट का, इसलिए इसे कंजप्शन डिजीज बोलते हैं। और दूसरा कोच डिजीज इसलिए बोलते हैं कि इसको रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था 1882 में, 1882 के अंदर 24 मार्च को इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, ठीक है। उन्होंने इस डिजीज को डिस्क्राइब किया था, इसी बेसिस पे 24 मार्च को जो है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट हो गया। देन अगला हिस्ट्री है 1906 के अंदर कैलमेट और ग्योरिन दो साइंटिस्ट थे फ्रांस के अंदर। उन्होंने सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन डेवलप की थी जिसका नाम होता है बीसीजी। तो उसका फुल फॉर्म भी होता है बैसिलस कैलमेट ग्योरिन। तो बीसीजी की वैक्सीन इन्होंने बनाई थी। फर्स्ट टाइम पे वो यूज हुई थी 1921 के अंदर, ठीक है। 1921 में यूज हुई थी, इसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। तो बीसीजी का वैक्सीन। दूसरा 1962 के अंदर जो है फर्स्ट ट्यूबरकुलोसिस के लिए इंडिया में प्रोग्राम लॉन्च हुआ था एनटीपी, यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम या नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। फिर 1993 में इसको रिवाइज किया गया था, तो ये हो गया रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 1997 के अंदर जो है एक्सेप्ट किया गया था। और उसकी दो फेजेज के रूप में इसको चलाया गया था। 2006 तक फर्स्ट फेज, उसके बाद में सेकेंड फेज के रूप में देखा था। और इसमें जो है ट्यूबरकुलोसिस का तीन कैटेगरी वाला रेजिमेन दिया गया था। देन 2006 में स्टॉप टीबी करके मोटो जो है इसी प्रोग्राम के तहत दिया गया था। 2007 में डोट्स प्लस प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था आरएनटीसीपी के तहत ही। इसके अंदर जो है एमडीआर टीबी यानी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, जो अपने फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ड्रग हम लोग पढ़ेंगे, उसके अगर रेसिस्टेंट डेवलप हो जाए तो उस केसेस में जो है एमडीआर टीबी को कैसे ट्रीट किया जाए सेकेंड लाइन ड्रग्स का यूज करते हुए, वो होता है डोट्स प्लस प्रोग्राम। तो डोट्स प्लस प्रोग्राम 2007 के अंदर लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। 2012 में निक्सेट योजना चलाई गई थी। तो इसका नाम होता है नी प्लस 6 मतलब होता है टीबी और नी मतलब नहीं, यानी टीबी को नील करने के लिए निक्से योजना चलाई गई थी, जो कि वेब बेस्ड पोर्टल होता है ट्यूबरकुलोसिस को रिपोर्ट करने का। तो ये जो है पूरे इंडिया के अंदर एक्सेप्टेड किया हुआ पोर्टल होता है निक्से पोर्टल। इसको आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड डेटाज भी इस निक्से पोर्टल के ऊपर मिल जाते हैं। 2020 में जो आरएनटीसीपी चल रहा था उसका नाम चेंज कर दिया गया है। जनवरी 2020 में एनटीईपी नाम रख दिया है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। अभी तक कंट्रोल प्रोग्राम था, अब इसको एलिमिनेट करने का जो है मोटो लिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। और इसका जो टारगेट है 2020 से 2025 यानी 5 साल के लिए इसको अप्लाई किया गया है। और इसमें टीबी फ्री इंडिया ये मोटो है, इस प्रोग्राम के तहत है, एनटीईपी प्रोग्राम के तहत। और सबसे लास्ट में जो हिस्ट्री की बात करें तो लोगो डोट्स थेरेपी का जो लोगो होता है, वो जो आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं इस तरीके का येलो कलर के अंदर जो है पर्सन जो आप देख रहे हैं, ये होता है डोट्स का लोगो। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब सेकंड हम लोग जो है फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ड्रग्स को जो है ट्रिक के थ्रू समझते हैं कि कौन कौन सी ड्रग फर्स्ट लाइन होती है, उनके क्या क्या डोज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रूट होते हैं, वो सब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स की। फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन कौन सी होती है? जो भी न्यू डिटेक्टेड टीबी केस होता है उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग्स का यूज किया जाता है। और मेनली ये 5 तरीके की होती है। इसको हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। इंस्पायर एक वर्ड होता है, उसको याद रख सकते हैं। तो IN से हो जाएगा आइसोनियाजाइड, S से हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, PI से हो जाएगा पायराजिनामाइड, R से हो जाएगा रिफाम्पिसिन और E से हो जाएगा एथाम्ब्यूटोल। तो ये पांचों ड्रग्स जो होती है इनको अलग अलग जो हम लोग आगे रेजिमेन पढ़ेंगे उसमें आइसोनियाजाइड को H के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को S सेम ही है, पायराजिनामाइड को Z के नाम से जाना जाता है, रिफाम्पिसिन को R से और एथाम्ब्यूटोल को E से। तो
आगे रेजिमेन देखेंगे तब याद रखना, केवल 2 को याद रखना, आइसोनियाजाइड को H से और ऐसे पायराजिनामाइड को P से नहीं जान करके Z, बाकी स्ट्रेप्टोमाइसिन S, रिफाम्पिसिन R, एथाम्ब्यूटोल E। तो रेजिमेन को हम लोग समझेंगे। देन डोज की बात करते हैं तो जो पुराना रेजिमेन था उसके डोजेज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, नए रेजिमेन में इनके डोज जो है बदल चुके हैं, वो भी हम लोग समझेंगे। तो पुराने रेजिमेन में इसके जो डोज थे mg में डोज होते हैं, आइसोनियाजाइड इसी सीक्वेंस में याद रखो 600 mg होता है, इसका जस्ट डबल होता है एथाम्ब्यूटोल, तो 600 से 1200 इस तरीके से याद रख सकते हो। फिर 600 में 150 ऐड करो तो 750 होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, 600 में से 150 माइनस करो तो 450 होता है, और 150 150 होता है, तो 1200 में 150 जो है जोड़ेंगे 1500, यानी 300 1200 में 300 जोड़ेंगे तो 1500 mg। तो ये डोज होते हैं, रटना नहीं है इसको, अगर याद रहे तो अच्छी बात है। देन ओरल रूट से कौन कौन सी दी जाती है और आईएम रूट से कौन से देते हैं, तो एक ही ड्रग होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि आईएम रूट से देते हैं, अदरवाइज बाकी सारी जो होती हैं वो टैबलेट फॉर्म में होती है, ओरल रूट में दी जाती है, ठीक है। देन एक्शन की बात करते हैं तो सभी जो है बैक्टीरियोसिडल होती है, लेकिन एक जो एथाम्ब्यूटोल होती है वो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, ये सब बैक्टीरिया को किल करती है। और बैक्टीरिया कौन है यहाँ पर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल बेसिलाई, ठीक है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले आइसोनियाजाइड है वो सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, और सेल वॉल में क्या होता है, माइकोलिक एसिड होता है, जो भी एसिड फास्ट बेसिलाई होता है माइकोलिक एसिड उसमें प्रेजेंट रहता है, तो माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को ये रोक देती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओके। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एमिनोग्लाइकोसाइड होती है, और सभी एमिनोग्लाइकोसाइड्स क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रिवेंट करती है। देन पायराजिनामाइड जो होती है उसका एक्शन क्लियर नहीं है, बट ये एक्शन करती है। देन रिफाम्पिसिन जो होती है वो इनहिबिट करती है आरएनए सिंथेसिस को, यानी आरएनए डिपेंडेंट जो डीएनए होता है उसके फॉर्मेशन को रोक देती है, इस तरीके से आरएनए का फॉर्मेशन रुक जाता है। और इथाम्ब्यूटोल क्या करती है, एक एंजाइम को इनहिबिट करती है जो कि माइकोलिक एसिड को सेल वॉल सिंथेसिस में कन्वर्ट करता है। सेल वॉल माइकोलिक एसिड से सेल बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें जो एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम को ये प्रिवेंट कर देती है, इस तरीके से सेल वॉल सिंथेसिस को ये इनहिबिट करती है या स्टॉप करती है। तो ये होते हैं इनके एक्शन। अब बात करते हैं हम लोग, इसका ट्रिक हम लोग देख ही चुके हैं। सेकेंड लाइन जो ड्रग्स होती है वो कौन कौन सी ड्रग्स होती है, ये जो मेनली MDR TB या फिर XDR TB के केस में यूज करी जाती है। अब ये क्या होता है, MDR TB मतलब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट TB, यानी फर्स्ट लाइन ड्रग्स थेरेपी किसी को चल रही है, चूंकि हमें पता है कि डोज थेरेपी 6 महीने का शॉर्ट कोर्स होता है, तो इस कोर्स को अगर कोई पर्सन डिफॉल्टर है या फेलियर है, पूरा नहीं करता है किसी भी कारण से, तो उसमें जो है कुछ ड्रग्स के लिए रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है जब वो नेक्स्ट टाइम लेता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं MDR TB। XDR का मतलब होता है एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट, यानी अगर सेकेंड लाइन से भी रेसिस्टेंट डेवलप हो जाए तो विच इज नोन एज XDR। मेनली जो MDR TB होता है उसके अंदर जो होता है आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन, ये जो 2 ड्रग होती है इनके अगेंस्ट जो होता है रेसिस्टेंट डेवलप होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है जिसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप होता है, तो वो है रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड लाइन में कौन कौन सी ड्रग्स आती है। सबसे पहले एंटीबायोटिक फ्लोरोक्विनोलोन्स होती है, जैसे ऑफ्लोक्सासिन, जिसमें भी ऑक्सासिन आ रहा है, ऑफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, लेवोफ्लोक्सासिन, दीज आर फ्लोरोक्विनोलोन्स। देन दूसरी आती है अपने पास एक ड्रग होती है थियासिटाजोन। तो इसमें एक क्वेश्चन पॉइंट बनता है यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी सेकेंड लाइन ड्रग जो है यूज करें कि फर्स्ट लाइन ड्रग के अगेंस्ट जो है रेसिस्टेंट डेवलप ना हो, यानी फर्स्ट लाइन ड्रग जो कि आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन के लिए रेसिस्टेंट डेवलप हो सकता है, उसको रोकने के लिए कौन सी सेकेंड लाइन ड्रग्स दी जा सकती है, तो वो होती है थियासिटाजोन। तो थियासिटाजोन जो है रेसिस्टेंस को रोकने वाली ड्रग होती है। इसके अलावा एमिनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, अमीकासिन एंड केनामाइसिन, ये यूज किए जा सकते हैं, कैप्रियोमाइसिन, एथियोनामाइड और साइक्लोसेरिन, ये कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि सेकेंड लाइन के अंदर जो है कैटेगराइज की जाती है। और सेकेंड लाइन कब यूज करते हैं, जब फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है, MDR TB के केस में इनका यूज किया जाता है। अब हम लोग जो है फर्स्ट लाइन ड्रग्स के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं वन बाय वन, एक दो ट्रिक भी देखेंगे। तो सबसे पहले आइसोनियाजाइड उसी सीक्वेंस में मैंने जमाया है इंस्पायर की सीक्वेंस में। तो आइसोनियाजाइड जो होती है उसके साइड इफेक्ट होते हैं, हिपेटोटॉक्सिसिटी करती है, तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि साइन ऑफ जॉन्डिस मॉनिटर किया जाना चाहिए जिसको भी आइसोनियाजाइड चल रहा है, अगर जॉन्डिस के साइन है तो तुरंत रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। दूसरा, ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कर देता है, ठीक है। विटामिन B6 जो होता है, पाइरिडोक्सिन जो होता है, उसकी कमी होने की वजह से एनीमिया डेवलप हो सकता है। इस वजह से आइसोनियाजाइड के रेजिमेंट के साथ साथ में जिस भी पेशेंट को आइसोनियाजाइड चल रही है उस पेशेंट को साथ में विटामिन B6 का सप्लीमेंट दिया जाना जरूरी होता है। फोलिक एसिड का सप्लीमेंट भी कई बार दे सकते हैं जो कि विटामिन B9 होता है।
इसके अलावा पेरिफेरल न्यूराइटिस ये कोज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट लाइन ड्रग कैन कोज पेरिफेरल न्यूराइटिस, तो ऑप्शन में आइसोनियाजाइड आपको मिल जाएगा। तो पेरिफेरल न्यूराइटिस कर सकता है, यानी हाथों पैरों के अंदर नर्व जो होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन कर सकता है, जिसकी वजह से नंबनेस और टिंगलिंग, निडल एंड प्रिकिंग सेंसेशन जो है हो सकता है। इसके अलावा साइकोटिक चेंज कौन सी करती है, मेंटल से रिलेटेड चेंज कौन सी करती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइसोनियाजाइड ही करती है। देन दूसरा जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ऑटोटॉक्सिसिटी, क्योंकि ये एमिनोग्लाइकोसाइड के अंदर आती है और जितनी भी एमिनोग्लाइकोसाइड होती है, चाहे वो अमिकासिन हो, चाहे केनामाइसिन हो, चाहे वो जेंटामाइसिन हो, नियोमाइसिन हो, वो सब क्या कर सकती है, ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑल्सो एमिनोग्लाइकोसाइड, तो ये भी ऑटोटॉक्सिसिटी, यानी जो अपने 8th क्रेनियल नर्व होती है उसको ये डैमेज करती है, और डैमेज करने से जो है पर्सन को सुनाई देना बंद हो जाता है। इसके अलावा रीनल, किडनी में भी टॉक्सिसिटी ये कर सकती है, नेफ्रॉन को ये डैमेज कर सकती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का याद रख सकते हैं, एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस से सुनना, यानी पर्सन की सुनने की जो कैपेसिटी होती है वो लॉस हो जाती है, जिसे हम लोग ऑटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं, ठीक है, इंटरनल ईयर जो है डैमेज हो जाता है। देन पायराजिनामाइड से है नोजिया वोमिटिंग होते हैं, कुछ केसेज में ये भी हिपेटोटॉक्सिसिटी कर सकता है। इसके अलावा रिफाम्पिसिन जो होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड ऑरेंज कलर का यूरिन आ रहा है तो आप क्या समझोगे, तो वहाँ पर कौन सी ड्रग दी जा रही है पेशेंट को, रिफाम्पिसिन दी जा रही है, जिसकी वजह से रेड ऑरेंज कलर का यूरिन पर्सन को आता है। इसके अलावा ये हिमोलाइटिक एनीमिया भी करता है, न्यूट्रोपिनिया भी कर सकता है, यानी न्यूट्रोफिल्स की डेफिशिएंसी पर्सन में हो सकती है। सबसे लास्ट इथाम्ब्यूटोल जो होता है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस करता है, यानी अपनी जो सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है, जो कि ऑप्टिक नर्व होती है, उसको डैमेज करता है प्रोलॉन्ग यूज के बाद में, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है और कलर ब्लाइंडनेस जो है पर्सन को हो सकता है। तो इसकी भी एक ट्रिक है, या जैसे यहाँ पर एस से सुनना, तो सुनना डेफिशिएंसी होता है, ऐसे ही ई से अपना हो गया आइज, तो आइज जो है ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है हो सकता है इसके अंदर। तो इस तरीके से एक छोटी छोटी ट्रिक्स बना के हम लोग जो है साइड इफेक्ट को याद रख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए अगर कंपटीशन एग्जाम्स के हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब हम लोग जो है डोज थेरेपी का रेजिमेन देख लेते हैं। पहले हम लोग ओल्ड रेजिमेन देख लेते हैं, अभी जो न्यू अप्लाई हो चुका है वो भी देखेंगे इसके बाद में। तो जो ओल्ड रेजिमेन था 2011 से पहले 3 कैटेगरी बनाई हुई थी, जिसमें रेड, ऑरेंज या फिर ब्लू और तीसरी ग्रीन भी होती थी, जिसको अभी हटा दिया गया है, ठीक है। तो जो 2011 का RNTCP का जो रेजिमेन है उसमें 2 कैटेगरीज थी, जो कि अभी भी चेंज हो चुका है, अभी नई कैटेगरी आ चुकी है, वो भी हम लोग देखेंगे, जिसमें कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकेंड। तो इसमें रेड ऑरेंज कलर का बॉक्स होता था जिसमें पेशेंट की दवाइयाँ होती थी, इसमें ब्लू कलर का बॉक्स होता था जिसमें पेशेंट की मेडिसिन होती थी 1 महीने की, ठीक है। कैटेगरी 1 में आते थे न्यू पॉजिटिव केसेस जो आते थे, न्यू पॉजिटिव या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो केसेस आते थे, जो कि लंग से बाहर अगर टीबी है तो उनको इस कैटेगरी की दवाइयाँ दी जाती थी, ठीक है। कैटेगरी 2 में उनको रखते थे जो कि प्रीवियसली ट्रीटेड है। प्रीवियसली ट्रीटेड का मतलब जो पहले डोज थेरेपी स्टार्ट कर चुके हैं बट किसी कारण से वो रिलैप्स कर गए हैं, बीच में डोज नहीं लिए, स्किप कर दी, फेलियर हो गए हैं, अब दवाइयाँ बंद कर दी उन्होंने, थोड़े से सिम्टम इंप्रूव होते हैं तो दवाइयाँ बंद कर देते हैं, ठीक है। डिफॉल्टर है कि 1 महीने दवाई ली या 1.5 महीने ली, डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है। तो वो जो केसेस आते थे वो कैटेगरी 2 में आते थे, जिसे हम लोग जो है ब्लू, बट यहाँ पे शर्त ये थी कि वो पर्सन रेसिस्टेंस नहीं हुआ हो, तो वो जो है रेसिस्टेंट टेस्ट किया जाता है, उससे चेक किया जाता है, ठीक है, ब्लड टेस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। बट अगर रेसिस्टेंट डेवलप नहीं हुआ है तो इन लोगों को जो है कैटेगरी सेकेंड के अकॉर्डिंग दवाइयाँ दी जाती थी। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो 6 महीने का कोर्स होता था, ये वाला जो है 7 से 8 महीने का कोर्स होता था। तो अब इसमें क्या क्या रेजिमेन आते हैं वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट कैटेगरी वो कितने महीने का केस है, 6 महीने का कोर्स होता है, जिसमें 2 महीने तक ये कॉम्बिनेशन और 4 महीने तक 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन चलता है। ये इनिशियल फेज, ये कंटिन्यूअस फेज कहलाती है। तो इनिशियल फेज के अंदर 2 महीने तक जो होता है, यहाँ पे जो 3 लिखा है इसका मतलब होता है 1 सप्ताह में 3 बार कम से कम ये डोज लेना रहता है। तो यहाँ पर H मतलब आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, Z मतलब पायराजिनामाइड, E मतलब इथाम्ब्यूटोल। तो फर्स्ट लाइन की जो 4 ड्रग होती है वो 2 महीने तक लगातार और 1 वीक में कम से कम 3 डोज। ऐसे ही फिर 4 महीने तक H और R ओनली 2 जो मेडिसिन होती है आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन, वो जो है सप्ताह में 3 दिन लेना रहता है और 4 महीने तक लगातार लिया जाता है। अगर ये लिया जाता है तो वो कैटेगरी फर्स्ट को फुलफिल करता है, ओके। कैटेगरी सेकेंड के अंदर जो है अपने पास या तो 7 महीने या फिर 8 महीने तक ये रेजिमेन चलता है। तो जिसमें पहले 2 महीने तक ये पांचों जो फर्स्ट लाइन ड्रग थी वो ड्रग सप्ताह में 3 बार ली जाती है। 1 महीने के लिए HRZD जो ये वाला कॉम्बिनेशन था वो जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं थी वो लिया जाता है, सप्ताह में 3 दिन सिमिलर है। और 5 महीने जो कि कंटिन्यूअस फेज होती है उसके अंदर जो है HRE
यानी आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन और एथाम्ब्यूटोल जो है सप्ताह में 3 दिन 5 महीने तक लगातार लिए जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन थे कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकेंड में। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो न्यू केस होते थे या कैटेगरी फर्स्ट वाले जो पेशेंट होते थे उनमें फर्स्ट लाइन की कौन सी ड्रग यूज नहीं करते हैं, तो ऑप्शन हो सकता है आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट लाइन की स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग जो है कैटेगरी फर्स्ट में यूज नहीं करते हैं, जबकि कैटेगरी सेकेंड के अंदर जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन भी यूज करी जाती है ओनली फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिन भी यूज नहीं करी जाती है, HRZD और HRE ही जो है यूज करते हैं। तो ये था अपना ओल्ड रेजिमेन, जो कि अभी न्यू रेजिमेन जो कि वेट के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जो है न्यू रेजिमेन को समझ लेते हैं। तो न्यू रेजिमेन जो है NTP जो अपना नया प्लान था, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, उसके तहत जो है NTP, तो ये NTP को मैं एक्सप्लेन करूंगा बट इसको याद नहीं रखना है। इसमें 2 ही पॉइंट याद रखने हैं जो कि कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि इनमें जो नया प्लान है उसमें कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ नहीं की जाती है, वो होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जबकि पुराने टाइम पे वो यूज करी जाती थी। दूसरा पॉइंट ये है कि जो 2 टाइप के कैटेगरी पढ़ी थी अपन ने प्रीवियसली, न्यू स्पूटम पॉजिटिव और दूसरा जो था रिलैप्स या डिफॉल्टर केसेस, प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस, उनकी 2 अलग अलग कैटेगरी थी, जबकि यहाँ पर सेम ही कैटेगरी होती है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर फिक्स डोज नहीं होकर के वेट के अकॉर्डिंग जो है डोज दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग डोज ये दी जाती है। अगला पॉइंट ये भी हो सकता है कि वहाँ पर हर केमिकल के लिए अलग टैबलेट थी, जैसे आइसोनियाजाइड की अलग टैबलेट, पैराजिनामाइड की अलग टैबलेट, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ड्रग्स बना दी गई है, कॉम्बिनेशन में टैबलेट बनाई गई है। तो उसको देख लेते हैं, जो याद रखने चाहिए थे वो पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्या है, सबसे पहले 2 रेजिमेन बने हैं यहाँ पर एडल्ट्स के लिए, यानी 18 साल से बड़ों के लिए और 18 साल से छोटे बच्चों के लिए। दोनों ही वेट के अकॉर्डिंग जो है डोज दी जाती है। तो सबसे पहले एडल्ट्स का देख लेते हैं अपन। यहाँ पर ये भी 6 महीने का होता है और ये भी 6 महीने का ही कोर्स होता है। तो एडल्ट के अंदर क्या करते हैं, चाहे वो न्यू पॉजिटिव हो चाहे प्रीवियसली ट्रीटेड हो, वेट की कैटेगरी डिवाइड की गई है। 25 से 34 kg वेट, 35 से 49 kg वेट, 50 से 64, 65 से 75 और 75 kg से ज़्यादा वेट वाले। तो किस तरीके से देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले 2 महीने यानी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया इसको। ये तो इनिशियल फेज हो गई, ये कंटिन्यूएशन फेज, इंटेंस एंड कंटिन्यूएशन फेज। तो शुरू के 2 महीने में क्या करते हैं, HRZD की सिंगल टैबलेट, HRZD की जो सिंगल टैबलेट होती है 75 mg, 150 mg, 400 mg और 275 mg की अलग अलग जो डोज है, उसकी जो एक टैबलेट होती है वो 2 टैबलेट जो है एक दिन में दी जाती है। ये जो सभी डोज है वो पर डे के अकॉर्डिंग है। ठीक है, फिर इस वेट ग्रुप को 3 टैबलेट पर डे, इसको 4 टैबलेट, फिर इसको 5 टैबलेट और इसको 6 टैबलेट पर डे दी जाती है। ठीक है जी। अब 4 महीने यानी 2 महीने तो HRZD लेना है, फिर अगले 4 महीने ओनली HRE लेना है। सेम डोज रहेगा HRE 75, 150 और 275 mg की एक टैबलेट होगी सिंगल। तो वो जो है 2 टैबलेट पर डे, 3 टैबलेट पर डे, 4 टैबलेट पर डे, 5 टैबलेट पर डे और 6 टैबलेट पर डे, इसी वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो जैसे किसी पर्सन का वेट अगर 55 kg है तो इस ग्रुप में आता है, तो पहले 2 महीने तो उसको 4 टैबलेट देनी है HRZD की, अगले 4 महीने जो है उसको 4 ही टैबलेट देनी है, बट टैबलेट बदल जाएगी जो कि HRE हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो अपनी गवर्नमेंट है उन्होंने कलर बना दिए यहाँ पर। ये जो है रेड कलर में होती है, ये वाली जो है ग्रीन कलर की टैबलेट्स होती है। ठीक है, तो रेड कलर की टैबलेट है मतलब HRZD है, ग्रीन कलर की है मतलब HRE टैबलेट है। ओके, तो ये तो हो गया एडल्ट्स के लिए। अब बात करते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए यानी 18 साल से छोटे बच्चों के लिए, तो उसमें भी वेट के अकॉर्डिंग जो है कैटेगराइज किया गया। टोटल 6 कैटेगरी बना दी है उन्होंने वेट ग्रुप के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर पहले 2 महीने और 4 महीने जिसे ऊपर कैटेगराइज किया था, 2 महीने में एक टैबलेट तो HRZ की और एक टैबलेट एथाम्ब्यूटोल की अलग से होती है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो होती है डोज अलग होती है। ऊपर हम देख रहे थे 75 mg का था आइसोनियाजाइड, यहाँ पे 50 mg, रिफाम्पिसिन 75 और जेड यानी पैराजिनामाइड जो है 150 mg होता है। ठीक है, 1500 गलत से लिख दिया, 150 mg होता है। इसकी सिंगल टैबलेट होती है और एथाम्ब्यूटोल की 100 mg की अलग से एक सिंगल टैबलेट होती है। तो यहाँ पर 1+1 यानी 2 टैबलेट होगी अपने पास। ठीक है, तो इस ग्रुप को कितनी टैबलेट देनी है, 2 टैबलेट, फिर 2+2, इसी तरीके से ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है बढ़ती जाती है। लेकिन 25 से 29 और 30 से 39 में क्या करते हैं, 3 टैबलेट तो HRZ प्लस 1 टैबलेट एडल्ट वाली जो ऊपर HRZD वाली थी वो देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना सा सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर 2+2 हो जाएगी और 2 एथाम्ब्यूटोल की हो जाती है। ये तो हो गया 2 महीने के लिए। फिर 4 महीने के लिए नेक्स्ट जो होती है HR की एक टैबलेट और एथाम्ब्यूटोल की एक टैबलेट। तो HR की इस तरीके से बढ़ाते जाते हैं जैसे जैसे वेट। तो ये हमें कुछ भी याद नहीं करना है, रटना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि अब जो न्यू रेजिमेन यूज करते हैं उसमें कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग यूज नहीं करते हैं, तो वो अपना आंसर होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन।
और वीडियो अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।